दोस्तों 3 मई 2023 को वेरियस सोशो पॉलिटिकल रीजंस के चलते मणिपुर की कुकी और मेती कम्युनिटी के बीच शुरू हुए टसल को आज 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एंड पर बसा ये राज्य वायलेंट क्लैशेस को विटनेस कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो बीते एक साल में ये ऑन गोइंग क्राइसिस 225 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है। वहीं अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों को इस खूनी खेल से बचने के लिए अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। केंद्र में मौजूद मोदी सरकार सिचुएशन को कंट्रोल करके मणिपुर में पीस एस्टैब्लिश करने के कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन व्यापक तौर पर अब तक सरकार के ये सभी प्रयास फेल साबित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को होम मिनिस्ट्री ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नई दिल्ली के खान मार्केट में एक प्राइवेट मीटिंग को होस्ट किया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ मेती, कुकी और नागा कम्युनिटी के सीटिंग एमएलएज ने भी शिरकत की थी। सरकार को लगा था कि शायद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच कंडक्ट की गई इस तरह की फेस टू फेस मीटिंग एथनिक ग्रुप्स के बीच इस आइस को ब्रेक करने का काम करेगी, जहां से पीस रेस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू किया जा सकेगा। हालांकि सरकार की इन महत्वाकांक्षाओं को झटका तब लगा जब कुकी ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने मेती काउंटरपार्ट से मिलने से इनकार कर दिया। कुकी एमएलएस का कहना था कि वो मणिपुर की किसी भी दूसरी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सरकार उनकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाली मांग को नहीं मान लेती। दरअसल मणिपुर में पैदा हुए तूफान का एक बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि स्टेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब, जिन्हें कुकी कहा जाता है, वो अपने लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या यूं कहें कि एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही है। लेकिन दोस्तों असल में ये डिमांड खुद कुकी एमएलएस की नहीं है, बल्कि वो तो इस डिमांड को सिर्फ सीओटीयू, केएसओ, केआईएम और आईटीएलएफ जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर उठा रही हैं, क्योंकि वास्तव में सीओटीयू यानी कम्युनिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी, केएसओ यानी द कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, केआईएम यानी द कुकी इनपी मणिपुर और आईटीएलएफ यानी द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ही वो एंटिटीज हैं जो बीते 1.5 साल से पूरे मामले का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। अब अगर आप किसी कुकी समर्थक से पूछेंगे तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस कुकीज के रियल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली फोर्सेज हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेट के दूसरे ग्रुप्स जो मेती और नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट में मौजूद उन टेरर आउटफिट्स का पपेट मानते हैं जो बंदूक के दम पर मणिपुर को ब्रेक करना चाहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो मणिपुर में एक्ट कर ही कुकी टेरर आउटफिट्स ही वो वजह है जिसके चलते ये इश्यूज लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर से लैस ये ग्रुप्स हर हाल में मणिपुर के एथनिक पॉट को बॉइलिंग मोड पर रखना चाहते हैं ताकि दोनों कम्युनिटीज के बीच मौजूद ये रिफ्ट और ज्यादा वाइड होता जाए। और दोस्तों ऐसा करने के लिए ये टेरर आउटफिट्स एक के बाद एक मेती कम्युनिटीज वाले विलेजेस को निशाना बना रहे हैं और अभी पिछले ही महीने इन्हीं टेरर आउटफिट्स ने वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के कोतरुक और बिशुपुर डिस्ट्रिक्ट के त्रोंगलाओ भी विलेजेस पर मैसिव अटैक्स किए थे। सिमिलरली ऐसे ही अटैक्स बीते 12 नवंबर को जिरीबम डिस्ट्रिक्ट के मल्टीपल लोकेशंस पर भी हुए। और दोस्तों इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज इन टेरर आउटफिट्स के आर्सेनल में सिर्फ असॉल्ट राइफल्स और लाइट मशीन गन्स जैसे हथियार नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड ड्रोन बॉम्ब्स भी शामिल हैं, जिसके चलते अब इन मिलिटेंट ग्रुप्स का क्लैश सीधा इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ होने लगा है। यही कारण है कि बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सीना ठोक कर अब ये दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में पीस रेस्टोरेशन का प्रोसेस बिना इन कुकी टेरर आउटफिट्स को एलिमिनेट किए पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस पूरे फसाद की वजह इन कुकी टेरर आउटफिट्स को ही माना जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन से कारण है जिसके चलते इन टेरर आउटफिट्स ने हथियार उठाकर हिंसा का रास्ता चुना है, और क्या किसी तरह से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? क्या है कहानी मणिपुर क्राइसिस और कुकी टेरर आउटफिट्स की? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अब आप अचीव कर सकते हैं अपना आईएएस बनने का सपना मात्र 1200 रुपए पर महीने से भी कम में, जिसका मतलब है कि अब आप ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर द टारगेट ईयर 2026 एट जस्ट ₹32,999 as a plus member and for 46,999 as an iconic member। साथ ही आप 2027 के लिए अपना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 42,999 एंड एज एन आइकॉनिक मेंबर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 56,999, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और साथ ही मेंस टेस्ट सीरीज प्लस इवैल्यूएशन। इसके साथ ही दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं आपको कि ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसने 2023 के यूपीएससी सीएसई में दिए थे 70+ सिलेक्शंस फ्रॉम इट्स प्लस कोर्सेज। तो अभी जाइए और ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के साथ।
द स्टोरी ऑफ मणिपुर क्राइसिस। दोस्तों, मणिपुर क्राइसिस में कुकी टेरर आउटफिट्स के रोल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर की यूनिक डेमोग्राफी को समझना होगा, क्योंकि असल में इस पूरे विवाद की जड़ मणिपुर की ये यूनिक डेमोग्राफी ही है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक सेंटेंस में हम इसे समराइज करें तो मणिपुर की ज्योग्राफी किसी फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जो मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा है स्टेडियम का सेंट्रल पार्ट जिसे पिच कहा जाता है, जो मोर और लेस स्टेडियम के ऑलमोस्ट 90% एरिया को कंस्टिट्यूट करता है। वहीं बाकी रिमेनिंग 10% में स्टेडियम का सीटिंग एरिया फैला होता है। अब अगर हम मणिपुर की ज्योग्राफी को देखें दोस्तों, तो स्टेडियम के 90% हिस्से वाला पिच मणिपुर के हिली एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, जहां स्टेट की 33 रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स की 35% पॉपुलेशन रिसाइड करती है, जिन्हें ब्रॉडली एनी नागा और एनी कुकी ट्राइब्स में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्टेडियम का 10% वाला सीटिंग एरिया मणिपुर की इम्फाल वैली को रिप्रेजेंट करता है, जो मेनली स्टेट की नॉन ट्राइबल कम्युनिटी यानी मेती द्वारा डोमिनेटेड है, जो अकेले स्टेट की 64% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती है। इस नॉन ट्राइबल ग्रुप को मणिपुर की नेटिव पॉपुलेशन माना जाता है, जिन्हें आम भाषा में मणिपुरी कहते हैं, और ये पॉपुलेशन स्टेट की लार्जेस्ट और सबसे डोमिनेंट एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्रुप की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म और सनमाहिज्म जैसे रिलीजन्स को फॉलो करती है, जबकि पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी प्रैक्टिस करता है। अब क्योंकि ये ग्रुप पॉपुलेशन टर्म्स में मणिपुर की डेमोग्राफी को डोमिनेट करता है, इसीलिए स्टेट के बाकी ग्रुप्स के साथ इनके क्लैशेस आए दिन होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, रीसेंट टाइम्स में इन क्लैशेस की सबसे बड़ी वजह बन रहा है स्टेट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दरअसल दोस्तों, मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों पर मेती कम्युनिटी का कब्जा है। वहीं बाकी बची 20 सीट्स पर कंट्रोल के लिए स्टेट की 33 रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स को आपस में लड़ना पड़ता है। और इसी पर कुकी जैसी ट्राइब्स का कहना है कि क्योंकि उनके लोग स्टेट के 90% एरियाज में रिसाइड करते हैं, इसीलिए 20 सीट्स का ये मार्जिन मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटी की पॉलिटिकल विल को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता, और ऐसे में सरकार को इस अनफेयर सिस्टम को बदल देना चाहिए। दूसरी तरफ मेतीज की माने तो भले ही कुकी जैसी ट्राइब स्टेट के मेजर एरियाज में रिसाइड करती हो, लेकिन क्योंकि मेती कम्युनिटी मणिपुर के 64% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती है, इसीलिए करंट सिस्टम द्वारा उन्हें दिया जा रहा रिप्रेजेंटेशन टोटली फेयर एंड अप्रोप्रिएट है। और दोस्तों, अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के इस मुद्दे पर मेती और कुकी में कौन सही है और कौन गलत, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल मणिपुर हिंसा की जिस आग में झुलस रहा है, उसके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के इस सिस्टम को एक इंपॉर्टेंट रीजन जरूर माना जा सकता है, लेकिन एक इमीडिएट रीजन नहीं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले 20 अप्रैल को तब हुई थी जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया था कि वो मेती कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिए जाने वाली डिमांड को कंसिडर करे। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण था कि असल में मेती लंबे समय से अपने लिए एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, ताकि देश की बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह उन्हें भी स्पेशल बेनिफिट्स मिल सके। जबकि इसकी दूसरी तरफ कुकीज मेतीज के इस डिमांड को अनफेयर बताते हुए ये कह रहे थे कि क्योंकि मेती मणिपुर की डोमिनेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल टर्म्स में स्टेट की सभी कम्युनिटीज से काफी आगे है, ऐसे में अगर उन्हें अब एसटी स्टेटस भी मिल जाएगा तो इससे स्टेट की रियल डिप्राइव्ड ट्राइब्स को मिलने वाले बेनिफिट्स फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। बहरहाल 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देते हुए ये कह दिया कि वो 19 मई 2023 तक किसी भी तरह यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स को अपनी रिकमेंडेशन सेंड करें, ताकि मेती की एसटी स्टेटस वाली डिमांड पर ठीक से डिसीजन हो सके। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही दोस्तों 28 अप्रैल को ITLF ने सीएम बीरेन्द्र सिंह की सरकार के खिलाफ टोटल शटडाउन का मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद एक स्टेट्स के दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे। और इसके बाद सिचुएशन तब एस्केलेट कर गई जब 3 मई को ATSUM यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर नाम के एक ग्रुप ने मेती को ST स्टेटस दिए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकालने का फैसला किया, जिसे काउंटर करने के लिए मेती कम्युनिटीज भी जगह जगह रैलीज को ऑर्गेनाइज करने लगी, जिसके चलते दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ गए और पीसफुल प्रोटेस्ट ने हिंसा का रूप ले लिया। देखते ही देखते महज 2 ही दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि बीरेन्द्र सिंह सरकार को कर्फ्यू इंपोज करते हुए असम राइफल्स के जवानों को जगह जगह डिप्लॉय करना पड़ा। और 4 मई को यह मुद्दा लाइमलाइट में तब आया जब ओलंपिक विनर और राज्यसभा मेंबर मैरी कॉम ने अपने ट्विटर हैंडल से माई मणिपुर इज बर्निंग प्लीज हेल्प का एक ट्वीट किया। और इसके बाद 5 ही मई को हालात की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते हुए स्टेट की सिक्योरिटी मशीनरी को अपने हाथों में ले लिया। और 12 मई को मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी 10 कुकी एमएलएज ने अपनी कम्युनिटीज के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड सामने रख दी। और यहीं से स्टेट में मौजूद रेडिकल फोर्सेस को विंडो मिल गया जिसकी उन्हें सदियों से तलाश थी। दरअसल दोस्तों, अब तक कुकी सालों से जो भी डिमांड्स या ऑब्जेक्शन सरकार या मेतीज के सामने रख रहे थे, वो
मोर और लेस विदाउट यूज ऑफ एक्सट्रीम फोर्स किया जा रहा था। लेकिन जब कुकी एमएलएज ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात को खुलकर सामने रखा तो कुकीज को रिप्रेजेंट करने वाले टेरर ग्रुप्स को लोगों को रेडिकलाइज करने का मौका मिल गया। लेकिन आखिर वो क्या वजह थी दोस्तों जिसके चलते ये कुकी टेरर आउटफिट्स एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या स्टेट की डिमांड कर रहे हैं? आइए अब इन्हें ही समझते हैं। What exactly do कुकी टेरर आउटफिट्स वांट? देखिए दोस्तों, कुकीज की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाली डिमांड कई फैक्टर्स से ड्रिवन है, जिनमें से लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और मेती कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस डिमांड वाले एंगल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों रीजंस के अलावा दो और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कुकीज के साथ डीपली कनेक्टेड हैं और जो रियल सेंस में कुकी लिंक टेरर आउटफिट्स को पूरी इक्वेशन का पार्ट बना रहे हैं। और दोस्तों, इनमें से पहला रीजन मणिपुर से होने वाले ड्रग के व्यापार से जुड़ा है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मणिपुर में मौजूद मुरह नाम की एक जगह के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आज मुरह इंडिया की वो इनफेमस जगह है जिसे ड्रग टाउन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 17,000 की पॉपुलेशन वाला ये इलाका मणिपुर की तेंगनोपाल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर लोकेटेड है। दोस्तों, एक वक्त था जब एक्सपर्ट्स मोरे को आसियान यानी ASEAN का गेटवे टू इंडिया कंसिडर करते थे, क्योंकि मोरे की ज्योग्राफिकल लोकेशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इंडिया के बीच होने वाले ट्रेड की वजह से इस छोटे से टाउन को एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट बनाती थी। और गवर्नमेंट का विजन था कि म्यांमार के रास्ते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ होने वाले व्यापार के लिए मोरे को एक इंपॉर्टेंट हब के रूप में डेवलप किया जाए। और इसी विजन के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ 136 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से मोरे में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी एक ICP डेवलप किया था, ताकि मोरे के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इन एफर्ट्स के बावजूद आज भी ये बॉर्डर टाउन इंडिया के बिगेस्ट ट्रक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिनकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ से ऑपरेट करने वाले वेरियस स्मॉल सिंडिकेट ग्रुप्स जिनका कनेक्शन टेरर आउटफिट्स के साथ है। असल में दोस्तों, ये ड्रग सिंडिकेट्स बॉर्डर के दोनों तरफ से ऑपरेट करते हैं और इन ऑपरेशंस में ट्रांसपोर्टेशंस, लॉजिस्टिक्स और मैन पावर सप्लाई करने का काम इन टेरर आउटफिट्स के द्वारा किया जाता है, जिसके बदले ये सिंडिकेट्स टेरर आउटफिट्स को वो फंड प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें आर्म्स एंड एमिनेशन खरीदने में मदद मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर के करीब ऑपरेट करने वाले टेरर आउटफिट्स और ड्रग सिंडिकेट ग्रुप्स के बीच एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन है जो दोनों के सर्वाइवल को मुमकिन बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मणिपुर के हिली एरियाज में 6,000 एकड़ से भी ज्यादा लैंड और पॉपी कल्टीवेशन किया जा रहा है, जहां कुकी जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा डोमिनेटेड हिली डिस्ट्रिक्ट्स जैसे उखरुल, कामजोंग, चुराचांदपुर, सेनापति, कांगपोकपी, तेंगनोपाल और चंदेल इस तरह की कल्टीवेशन एक्टिविटीज के मेजर सेंटर हैं। डेटा के हिसाब से आज इन लोकेशंस पर ऑन एन एवरेज 1 एकड़ में 5 से 7 किलो ओपियम प्रोड्यूस होता है, जो लोकल मार्केट में 60,000 से 70,000 पर केजी रेट से बिकता है। वहीं ऑफ सीजन में यानी साल के जिस समय पॉपी कल्टीवेशन नहीं होती उस समय ये ओपियम 1.5 लाख रुपए पर किलो तक बेची जाती है। और यही कारण है कि आज पॉपी कल्टीवेशन मणिपुर के हिली एरियाज में रह रही कुकी जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इनकम का एक मेजर सोर्स बन गया है, और इसी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सरकार और मेतीस का विरोध कर रहे हैं। कैसे? अब चलिए वही समझते हैं। दरअसल दोस्तों, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने मेतीस को SC स्टेटस दिए जाने वाली बात कही तो कुकीज की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी कि ऐसा करने से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाने वाली स्कीम्स और उनके द्वारा सोशल डेवलपमेंट के रिलीज किए जाने वाले फंड्स में मेतीस को भी शेयर मिलेगा, बल्कि यहाँ कुकीज का एक बड़ा कंसर्न ये भी था कि SC स्टेटस मिलते ही मेती पॉपुलेशन जो फिलहाल इम्फाल के इन एंड अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है वो हिली एरियाज की ओर शिफ्ट करने लगेगी। दरअसल दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है, और दोस्तों ऐसा ही एक राइट कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरियाज में कोई भी नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब वाला इंसान प्रॉपर्टी या लैंड नहीं खरीद सकता। लेकिन दोस्तों, अगर मेतीस को SC स्टेटस मिल जाता है तो ये प्रोविजन उन पर भी लागू होगा और वो भी मणिपुर के हिली एरियाज में लैंड परचेज कर सकेंगे। और ऐसे में कुकीज को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आगे चलकर मेतीस भी पॉपी कल्टीवेशन में अपना हाथ आजमाने के लिए इन फील्ड्स का रुख करें। और दोस्तों यहीं से इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में एंट्री होती है कुकी टेरर आउटफिट्स की, जो सालों से मणिपुर और म्यांमार के लोकल माफियाज और ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिलकर इन हिली एरियाज के पॉपी फील्ड्स को कंट्रोल किए हुए हैं। और दोस्तों इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह उनकी इन एरियाज पर ग्रिप कमजोर हो, और अपने इसी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अब उन्होंने कुकी ट्राइब के लोगों के मन में सेपरेशन का जहर घोलना शुरू कर दिया है। और इससे उन्हें 2 फायदे होने वाले हैं, क्योंकि अगर कुकी रेडिकल फोर्सेस मणिपुर को ब्रेक करके अपने लिए एक सेपरेट कुकी लैंड बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो इससे स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को कंट्रोल करना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा, जो फिलहाल मेती के पास है।
और दोस्तों ऐसा करने से वो बिना लॉ एंड ऑर्डर की परवाह किए अपनी इलीगल एक्टिविटीज को इजीली रन कर पाएंगी और साथ ही कुकीज को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मिलने से इन टेरर आउटफिट्स के लिए साउथ ईस्ट एशिया के गोल्डन ट्रायंगल से कनेक्ट करना और आसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों इंडिया अपनी यूनिक ज्योग्राफी की वजह से वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन एरियाज यानी द गोल्डन क्रेसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल के बीच एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है और आज इन जोन से हमारी यही प्रॉक्सिमिटी एक सोर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, जिसने इंडिया को ओपिएट प्रोडक्ट्स का डेस्टिनेशन और ट्रांजिट रूट दोनों बना दिया है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओपियम एक नारकोटिक ड्रग है जिसे अनराइप सीड पॉड्स ऑफ ओपियम पॉपी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं ओपियम से ऑब्टेन होने वाले दूसरे डेरिवेटिव्स को ओपिएट कहा जाता है। ओपियम के अलावा इन रूट्स के थ्रू इंडिया के अंदर हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, कैनबिस और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथाक्वालोन भी सप्लाई किया जाता है और मणिपुर से ऑपरेट कर रहे ड्रग सिंडिकेट्स और टेरर आउटफिट्स के इलीगल बिजनेस की रूट्स इसी गोल्डन ट्रायंगल से निकलती है, जिसका फॉर्मेशन म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देश मिलकर करते हैं। लेकिन इस रीजन में प्रोड्यूस होने वाले 90% ओपियम को अकेले म्यांमार हैंडल करता है और यहाँ प्रोड्यूस हुए ओपियम को मणिपुर के रास्ते इंडिया के बाकी इलाकों में पहुंचाने में ये टेरर आउटफिट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मणिपुर की सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो कई दफा इन टेरर आउटफिट्स और ड्रग माफियाज के बॉन्ड को ब्रेक करने का प्रयास कर चुकी है और 5 अप्रैल 2022 को असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन भी किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 50 करोड़ की ड्रग्स को सीज किया था। सिमिलरली 2021 में भी 7 दिसंबर को ऐसे ही एक सिमिलर ऑपरेशन में मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स ने मोरे टाउन के एक घर से 500 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा वर्थ के ड्रग्स को सीज किया था और इन दोनों ही केसेस में टेरर आउटफिट्स के लोगों का ही हाथ सामने आया था, जो इस बात का सबूत है कि क्यों टेरर आउटफिट्स मणिपुर के एथनिक टर्मोइल का फायदा उठाकर उसे ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ ड्रग्स यहाँ कुकी टेरर आउटफिट्स के इस इक्वेशन में ऐसे इन्वॉल्व होने की एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि इलीगल इमिग्रेशन भी इसका एक और प्रोमिनेंट रीजन बनकर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों जब से साल 2021 में म्यांमार में ऑंग सान सू की का तख्ता पलट हुआ है, तब से म्यांमार से इंडिया में होने वाला क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लक्स मल्टीफोल्ड मैनर में इंक्रीज हुआ है। और द हिंदू में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली नागा बॉडीज ने क्लेम किया है कि 8 तांगखुल नागा विलेजेस में करंटली 5000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और इन्होंने लोकल रेसिडेंट्स को भी आउट नंबर कर दिया है। दरअसल दोस्तों कुकी कम्युनिटी सिर्फ मणिपुर में ही रिसाइड नहीं करती है, बल्कि इस कम्युनिटी के कई लोग बॉर्डर के उस पार म्यांमार में भी रहते हैं, जिनमें से कई लोगों के ताल्लुकात टेरर आउटफिट्स के साथ भी हैं। अभी रिसेंटली आसाम राइफल्स ने कुकी नेशनल आर्मी बर्मा से बिलोंग करने वाले एक सस्पेक्टेड कार्डर को अरेस्ट किया था, जिसका नाम थांगलियन काप बताया जा रहा था और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये व्यक्ति म्यांमार के खम्पत से बिलोंग करता है, जो मुरह से लेकर चुराचांदपुर तक के जंगलों को मॉनिटर कर रहा था ताकि इंडिया में काम कर रही टेरर आउटफिट्स के लिए वेपन इंपोर्ट करने के लिए नए रूट्स बनाए जा सके। और दोस्तों इस घटना के तुरंत बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कहा कि वो काफी पहले से कह रहे हैं कि मणिपुर का क्राइसिस आउटसाइडर्स द्वारा फ्यूल किया जा रहा है और कुकी नेशनल आर्मी के इस मिलिटेंट के इस अरेस्ट ने उनके इस क्लेम को वैलिडेट कर दिया है। दोस्तों इवन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये टेरर आउटफिट्स आज मणिपुर में हो रहे लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप रीजन की डेमोग्राफी को चेंज कर सकें। वेल व्हाट लाइज अहेड फॉर मणिपुर। दोस्तों टेरर आउटफिट्स के इन एक्ट्स को देखते हुए एक बात तो साफ है कि मणिपुर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तब तक लौट कर नहीं आ सकती है जब तक इस तरह के ग्रुप्स को एलिमिनेट नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों शायद सिर्फ कुकी टेरर आउटफिट्स को एलिमिनेट करके मणिपुर के इस एथनिक इशू को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। असल में सरकार को कुकीज की ही तरह मेतीज, नागाज या जोमीज जैसी हर कम्युनिटी के साथ जुड़े उन रेडिकल ग्रुप्स को एलिमिनेट करना होगा जो अपने लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी रेडिकल फोर्सेस को कंट्रोल करके ही मणिपुर को फिर से शांत और समृद्ध किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों तब तक के लिए कुकी और मेती कम्युनिटीज के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि किसी भी समस्या का समाधान हाथ में हथियार उठाकर नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें इन रेडिकल फोर्सेस की बातों में ना आते हुए अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस से सही और गलत में फर्क करना होगा, क्योंकि शायद ऐसा करने से ही मणिपुर एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेगा। और दोस्तों इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्या आपके हिसाब से मेतीस को ऐसी स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं, ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।